मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about verses in biotechnology. आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट जो वर्सेस हैं इनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि वर्सेस का बायोटेक्नोलॉजी में, न्यू टेक्निक में क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस स्लाइड में देखें, प्लांट होस्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट फ्रीक्वेंटली कॉज डैमेज इन क्रॉप एंड नेचुरल इकोसिस्टम। डेफिनेटली अब डिफरेंट इन्फेक्शियस पार्टिकल मौजूद हैं जो प्लांट को और अदर होस्ट को डैमेज करते हैं। इसी तरह जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, ठीक है, इसे लूज कर देते हैं और ओवरऑल जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। देन जो सेकंड वन है, द फर्स्ट गोल इज टू अंडरस्टैंड अ molecular mechanism that underline the interaction between plant and some of these pathogens such as verses and varides। अब जो पहला मोटिव होना चाहिए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो मोलेकुलर मैकेनिज्म है उसे समझना चाहिए। इसी तरह जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं और वर्सेस हैं या वेराइड्स हैं, इनके दरमियान हमें इनका जो इंटरेक्शन है उस चीज़ को समझना चाहिए। वो ये है कि हम डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं जिनके साथ हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट इनोवेशन ला सकते हैं, डिफरेंट रिमार्केबल बायोलॉजिकल चेंजिंग्स ला सकते हैं। और इसी तरह ये जितने भी प्लांट वर्सेस हैं या वेराइड्स हैं, ठीक है, हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में। तो अब देखिए जो मेन बात है वो ये है कि हम रिमार्केबल चेंजिंग्स ला सकते हैं, हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, हम ग्रेन क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हम यील्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, हम ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर ये जितने भी वर्सेस हैं या वेराइड्स हैं इनको हम बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में कन्वर्ट कर दें। देन जो लास्ट वन है, सेकंड गोल इज टू डेवलप सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जो मेन बात है कि जितने भी ये वर्सेस हैं, जितने भी वेराइड्स हैं, इनको अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में चेंज कर लें तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, अब हम अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, अपनी मर्जी के जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको गेन कर सकते हैं। वो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? जिस तरह मेटाबोलाइट्स हैं, आरएनएज हैं, प्रोटीन है और एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं जो क्या है, ये वर्सेस हैं और वेराइड्स हैं, ठीक है, इनको हम इंजीनियर्ड करके, इनको हम कन्वर्ट करके बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में, तो ये जितने भी क्या है प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको हम गेन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इट डिकोड एंड ट्रेस हाउ वेराइड्स आरएनएज आर एबल टू रेप्लिकेट इन प्लांट्स। अब जो मेन बात है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मैकेनिज्म को समझना चाहिए और ट्रेस करना चाहिए कि ये जितने भी आरएनए वेराइड्स हैं, ठीक है, इनको हम प्लांट में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्लांट सेल में कैसे इनको हम इंसर्ट करके, इनको मैनिपुलेट करके कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। देन जो सेकंड वन है वो ये है कि अंडरस्टैंड द प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। अब हमें वायरस इन्फेक्शन को समझना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना चाहिए कि जब वायरस किसी भी प्लांट पर इन्फेक्ट करेगा, किसी भी प्लांट में चेंजिंग्स लाएगा, तो प्लांट के पास ऐसा कौन सा डिफेंसिव रिस्पॉन्स है जो इसके अगेंस्ट काम करेगा। इसी तरह जो सेकंड वन है, आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस जीन टू वायरस इन्फेक्शन। हमें प्लांट में उन रेजिस्टेंस जीन्स को आइडेंटिफाइड करना चाहिए, कब? जब रेगुलेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। जो ही वायरस किसी प्लांट में इंजेक्ट होके अपना इन्फेक्शन क्रिएट करता है, अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, तो ऐसे प्लांट के पास कौन से रेजिस्टेंस जीन हैं जो इस रिस्पॉन्ड के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी शो करेंगे। द नेक्स्ट भी एज डेवलप बायोटेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट प्लांट। अब डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए जिनकी मदद से हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें। मीन
हमें सोचना चाहिए, हमें इस फील्ड में, इस रिसर्च में काम करना चाहिए कि इन वायरसेस को हम किस तरह डिवाइसेस में, बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज दैट प्रोड्यूस हेल्थ प्रमोटिंग कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायानिन इन प्लांट्स यूजिंग वायरल वेक्टर। हमें ये देखना चाहिए कि वायरल वेक्टर को हम यूज करके जो हेल्थ प्रमोटिंग कैरोटीनॉइड्स हैं और एंथोसायानिन हैं, ठीक है, ये जितने भी पिगमेंट्स हैं हम इनको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें ये जितने भी पिगमेंट्स हैं कि हम ये प्लांट्स में किस तरह इनोवेट कर सकते हैं और हम किस तरह इन वायरल वेक्टर को यूज कर सकते हैं। सो लास्ट वन इज दैट डेवलप वायरल वेक्टर टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोटीन इन प्लांट। हम किस तरह इन वायरल वेक्टर को यूज करके प्लांट में रिकम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चंद एक बातें हैं कि हमें समझना चाहिए। फर्स्ट वन कि हम प्लांट्स में जो वायरल आरएनए है इनको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई वायरस किसी भी प्लांट पे इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो जो प्लांट है उसके पास ऐसा कौन सा डिफेंसिव रिस्पांस होता है। इसी तरह हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वायरस इन्फेक्शन में प्लांट के पास कौन से रेजिस्टेंस जीन होते हैं। इसी तरह हमारे पास ऐसी बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज होनी चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए जिनकी मदद से हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह प्रोड्यूस हेल्थ प्रमोटिंग कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायानिन मीन किस तरह हम इन वायरल वेक्टर को, ठीक है, यूज करके हम किस तरह ये जो कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायानिन पिगमेंट्स हैं प्लांट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह इन्हीं क्या है वायरल वेक्टर को हम यूज करके किस तरह प्लांट में रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटिव होना चाहिए और इन चीज़ों को करने के लिए हमें वायरसेस को बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह अब जो फर्स्ट वन है वो हम देखते हैं कि ये जो वायरसेस हैं, ये जो वेराइटीज हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। अब देखिए जो मेन बात है, विद एडवेंट ऑफ वायरोलॉजी रिसर्चर्स हैव फाउंड सेवरल यूजेस फॉर दिस यूनिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए वायरोलॉजी के फील्ड में अब जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिक ऑर्गेनिज्म को, इस वायरस को हम किस तरह इनको इनोवेट कर सकते हैं। सो जो सेकंड वन है, दे हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेडिसिन एंड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्हीं वायरसेस को हम यूज करके इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंट जो मेडिसिन का फील्ड है इसमें यूज कर सकते हैं। मीन ये जितने भी वायरसेस हैं इनको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करके, ठीक है, तो हम इनसे डिफरेंट क्या है ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो बीइंग यूज एज मेडिसिन। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह इंसुलिन है। सो अब डेफिनेटली डिफरेंट क्या है इन वायरसेस के यूजेस हैं और जो नेक्स्ट स्लाइड में हमें डिफरेंट आउटलाइन मिलेंगी, हम उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वन ये वायरसेस हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक रॉड लाइक सीक्वेंस में है, तो ये बैक्टीरियोफेज है। मीन जो वायरसेस बैक्टीरिया पर इम्पैक्ट करते हैं, बैक्टीरिया पर इफेक्ट करते हैं, तो उनकी जो शक्ल है वो इस तरह होती है। सो इसी तरह ये जो वायरसेस है ये बेसिकली ह्यूमन एम्यूनो वायरस है, HIV वायरस है जो एड्स का काज करता है। और इसी तरह ये क्या है एडिनो वायरसेस हैं, ये बेसिकली एनिमल वायरसेस हैं जो एनिमल की रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफेक्ट करते हैं। स्लाइड में अगर देखें मोलेकुलर एज वेल एज सेलुलर बायोलॉजी स्टडी। अब देखिए इन वायरसेस को हम मोलेकुलर फील्ड में और इसी तरह सेलुलर बायोलॉजी स्टडी में भी यूज कर सकते हैं। देन जो सेकंड वन है मैनिपुलेट एंड इन्वेस्टिगेट द फंक्शन ऑफ सेल। अब देखिए किसी भी सेल के फंक्शन को पढ़ने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और किसी भी सेल को, किसी भी जीन को मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इन वायरसेस को हम यूज करेंगे, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन इसी तरह जेनेटिक रिसर्च ऑफ जीन और DNA। अब देखें ये जितने भी वायरसेस हैं इनको हम जो जीन्स की स्टडी के लिए, DNA की स्टडी के लिए यूज करते हैं। इसी तरह रेप्लिकेशन में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में और इसी तरह प्रोटीन फॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन में और इम्यूनोलॉजी में हम इन वायरसेस को यूज कर सकते हैं विद अ रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी तरह डिफरेंट आउटलाइंस हैं। सो जो फर्स्ट वन है कि वायरसेस इन बायोलॉजिकल स्टडीज एज वेपन्स। इसमें हमने ये देखना है कि हम वायरसेस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से
एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें कि बेसिकली जो है बायोलॉजिकल वेपन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा सकता है। अब जो मेन बात है कि वो कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को और फंजाई को यूज़ करके हम ऐसी एक्सट्रीम डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो डिफरेंट एरिया में इम्पैक्ट करके हम डिफरेंट स्पीशीज़ को किल कर सकते हैं। Other toxins that produce disease and death in human, animals and plant। इसी तरह इन बायोलॉजिकल वेपन्स की मदद से हम डिजीज क्रिएट कर सकते हैं और विच काजेस टू डेथ इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। अब सेकंड वन, बायोलॉजिकल वेपन्स एज इन्फ्लुएंजा। अब देखिए इन्फ्लुएंजा को पास्ट में एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें क्या है, हैज़ सेवरल एडवांटेज ओवर स्मॉल पॉक्स। इसी तरह क्या है जो डिफरेंट एडवांटेज हैं स्मॉल पॉक्स, मीन स्मॉल पॉक्स को भी एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया जा चुका है। अब इसके एग्जांपल जो है स्पाइनिश फ्लू। अब देखें जो स्पाइनिश फ्लू है एज अ एपिडेमिक इन 1918, ठीक है। अब इन 1918 में क्या है, ये जो स्पाइनिश फ्लू है इसको एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया जा चुका है और इससे ऐसी वबा क्रिएट की गई जिसने 20 to 40 मिलियन पीपल्स को किल्ड किया। मीन हम ये कह सकते हैं कि ये जो वायरसेस हैं इनको बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके एग्जांपल ये है कि जिससे स्पेनिश फ्लू की मदद से 1918 में जो क्या है 20 से 40 मिलियन पीपल्स को मारा गया। तो इसी तरह अब देखें ये डिफरेंट क्या है वायरसेस हैं जिनको एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया जा चुका है। ये जो आपको येलो क्या है स्पॉट में नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह अब देखें ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये फर्स्ट वन कंट्री है जिसने वायरसेस को एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इन्हीं वायरसेस को इन्होंने डिफरेंट क्या है जो बैटल हुई, जो डिफरेंट क्या है जंगें हुई, उनमें इनको एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। और आज भी रिसेंटली, ठीक है, 158 ऐसे कंट्रीज हैं जो इस मुआहदे पे मुतफिक हैं कि किसी भी ऐसी कंडीशन में बायोलॉजिकल वेपन्स को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसके जो हैजर्ड इम्पैक्ट हैं, इसके जो डेंजरस जोन हैं, वो फर्दर फ्यूचर में भी क्या है राइज हो सकते हैं। जो सेकंड वन है कि वायरसेस इन मेडिसिन, हम वायरसेस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन के फील्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है, वायरसेस आर यूज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है, एंड कैरियर्स। अब बेसिकली जो वेक्टर है ये एक व्हीकल्स है, ये गाड़ी है जो किसी भी जीन्स को, किसी भी दूसरे जो इम्पैक्ट फैक्टर है उनको क्या करती है, कैरी करती है। तो इन वायरसेस को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है इन अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह डिफरेंट क्या है जो डिजीज हैं उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज हैं। और इसी तरह क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ कैंसर, ठीक है। तो इसी तरह कैंसर के जो कैंसर की तशखीस के लिए, कैंसर का जो ट्यूमर है इसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट वायरसेस हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, इनको इस्तेमाल किया जा चुके हैं। अब देखिए अगर हम जीन कंस्ट्रक्ट की बात करें तो जब एक जीन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक जीन है, ठीक है। तो हर एक जीन के साथ, जीन से डिफरेंट क्या है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल जो जीन है उसमें चाहे वो प्रोकैरियोट्स का है या जो वो यूकैरियोट्स का है, उसमें एक्सप्रेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन रेगुलेट करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें कोई भी जीन है, कोई भी जीन सीक्वेंस है तो उसके साथ एक टर्मिनेटर को लगाया जाता है, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह जो दूसरा है क्या है, एज ए प्रोमोटर, मीन एक टर्मिनेटर को लगाया जाता है और दूसरा प्रमोटर को लगाया जाता है। अब प्रमोटर का काम ये है कि ये जीन की रेगुलेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जितनी भी हमें प्रोटीन चाहिए
अब उस प्रोटीन को हम प्रोटीन सीक्वेंस को इनकोड करके अब हमें उस सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस सेल में कंटिन्यू रहेगी तो डिफरेंट जो सेल की एनर्जी है वो भी डेफिनेटली यूज होती रहेगी। तो उसके साथ साथ टर्मिनेटर को भी जो इस सीक्वेंस को जब जितनी हमें प्रोटीन चाहिए, जितनी भी हमने किसी सीक्वेंस को इनकोड करना है, जब वो हमने फाइंड आउट कर ली तो हम उस जीन के साथ टर्मिनेटर को लगा देते हैं और वो टर्मिनेटर उस प्रोसेस को वाइंड कर देता है। तो इट मीन हम यूँ कह सकते हैं कि वर्सेस को मेडिसिन के फील्ड में, प्रोटीन सिंथेसिस में, जीन रेगुलेशन में, जीन कंस्ट्रक्ट में एज आ प्रमोटर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी तरह एज आ वेक्टर भी वर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। और डिफरेंट क्या हैं डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो कैंसर है ये मेजर डिजीज़ है जिसमें वर्सेस को इस कैंसर के ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अब देखिए प्लांट मेड एंटीबॉडी, डेफिनेटली इन वर्सेस को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल फ्रॉम द तंबाकू plant can produce a human antibody which show a response in hepatitis B virus। ठीक है, अब देखें जो एक वायरस है HBV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब डिफरेंट क्या है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल है कहाँ से जो हासिल किया गया, तंबाकू प्लांट से, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके इससे ऐसी एंटीबॉडीज बनाई गई, ठीक है, जो बेसिकली क्या है हेपेटाइटिस बी के लिए फायदेमंद है। मीन इससे हेपेटाइटिस बी को हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट वन अगर हम स्लाइड में देखें, वर्सेस इन बैक्टीरियोफेज थेरेपी, तो डेफिनेटली हम वर्सेस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करके हम बैक्टीरियोफेज थेरेपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन बैक्टीरिया को भी हम किल कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज मीन वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पर इफेक्ट करते हैं। सो अब देखें, अब ये जो सेल है ये बेसिकली बैक्टीरियल का सेल है और इस पर एक वायरस क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो मेन बात है, इन अ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च बैक्टीरियोफेज कैन बी यूज्ड इन वाटर प्रिजर्वेशन एज इट कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड कीप वाटर फ्रेश। अब देखिए कोई भी वाटर है उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उसमें इन वर्सेस को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मीन बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया जाता है जो जाके जो वाटर में बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इनको किल करते हैं और इसकी मदद से हम वाटर को फ्रेश कर सकते हैं। मीन कोई भी हमारे पास वाटर है और उसमें बैक्टीरिया मौजूद हैं तो हम बैक्टीरियोफेज वर्सेस को इस्तेमाल करके हम उन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं और वाटर को फ्रेश कर सकते हैं। सो इसी तरह अब जो दूसरी बात है वो ये है कि बैक्टीरियोफेज की मदद से, ठीक है, वो वर्सेस जो बैक्टीरिया को मारते हैं इनकी मदद से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। बैक्टीरिया को किल करके हम बैक्टीरिया से ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो क्या है एक्वेटिक कंडीशन में हासिल कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या है एल्गल कंडीशन है, ठीक है, जो एल्गी है उसकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो इसी तरह हैविंग टारगेट इफेक्ट, डेफिनेटली हम इन वर्सेस को एज अ टारगेट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डेफिनेटली हम जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम वर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन एट द एंड बेसिक टूल्स इन मोलेकुलर बायोलॉजी, ठीक है, मोलेकुलर बायोलॉजी में, मोलेकुलर फील्ड में जो वर्सेस हैं ये बेसिकली क्या है एज अ बेसिक टूल्स हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें वर्सेस इन नैनो टेक्नोलॉजी, मीन हम वर्सेस को एज अ नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, विच डील्स विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द नैनोमीटर साइज, क्योंकि वर्सेस का जो साइज है वो नैनोमीटर होता है। इट मीन 250 to 300 नैनोमीटर। So verses have been considered as a naturally occurring nanoparticles, और यही वजह है कि इन verses को नैनो पार्टिकल्स काउंट किया जा सकता है। और ये जितने भी verses हैं इनको नैनो पार्टिकल्स जब हम काउंट करते हैं तो बेसिकली हैव बीन सब्जेक्ट टू अ नैनो साइंस, इनको हम नाइनो साइंस भी कहते हैं। So many different verses have been studied for various application in nanotechnology। different verses हैं
जिनको हम नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड में यूज कर सकते हैं, यूज इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, हम इनको मेडिसिन की फील्ड में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड एज अ कैरियर्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीक्वेंस, इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीक्वेंस है GMS, इसमें भी हम वैसेज को एज अ कैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ अ जीनोम टू अ होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल के जीनोम में। अब ये जो जीनोम है ये बेसिकली DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसी तरह अगर हम देखें वर्सेस इन एग्रीकल्चर, डेफिनेटली हम वर्सेस को एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टू मेक मॉडिफाइड जीनोम, इन वर्सेस को हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करके मॉडिफाइड जीनोम बना सकते हैं, दैट कैन बी कैरीड इनटू प्लांट एंड एनिमल्स, और उन मॉडिफाइड सीक्वेंस को हम प्लांट में और एनिमल में मैनिपुलेट कर सकते हैं। वर्सेस एक्टिंग एज अ वेक्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्सेस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेथड लीड टू मूव प्रोड्यूस ट्रांसजीनिक एनिमल्स एंड प्लांट, और इस मदद से जब हम वर्सेस को एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में डिफरेंट ट्रांसजीनिक एनिमल्स और प्लांट इंड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, फ्यूजेरिक मोज़ेक वायरस है, इसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एज अ प्रोमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूसिबल प्रोमोटर है। तो इसके लिए जो जीन होगा वो बेसिकली RD29A उस जीन का नाम है, और इसमें हम जो प्रोमोटर यूज करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, फ्यूजेरिक मोज़ेक वायरस होगा। The development of biotechnology in agriculture is seen to be a major initiative which will enhance the growth of crop and will also provide significant commercial development for companies supply new product derived from a biotechnology। अब देखिए इस स्लाइड में हमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली हम वायरसेस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जब एग्रीकल्चर में इसको इनिशिएटिव देते हैं, तो तब हम बेसिकली जो क्रॉप की, जो प्लांट की ग्रोथ है, हम इसे इन्हेंस कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ विल आल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कमर्शियल डेवलपमेंट फॉर कंपनीज सप्लाइंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं जो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स हैं ड्राइव्ड फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी, मीन हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम डिफरेंट जो कमर्शियल सिग्निफिकेंस के लिए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो यूज़फुल हैं, जो बेनिफिशियल हैं फॉर फ्यूचर, हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम क्रॉप की ग्रोथ को, हम ग्रेन क्वालिटी को या डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं हम इनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। वन पार्टिकुलर एरिया इन विच बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड विल कंटिन्यू टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एंड इज डायग्नोस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। डेफिनेटली हम वर्सेस को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डिफरेंट जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैं हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं जो डिफरेंट या क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट डिजीज़ को। हम प्लांट डिजीज़ की तशखीस कर सकते हैं और हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनको हम वर्सेस की मदद से, वर्सेस को इस्तेमाल करके जो डिफरेंट प्लांट होस्ट हैं इनमें डिजीज़ को इंडिकेट भी कर सकते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम देखें डेफिनेटली हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वर्सेस को यूज़ करके हम डिफरेंट ट्रांसजीनिक प्लांट बना सकते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट मीन दोज टाइप ऑफ प्लांट्स विच हैव डिज़ायर करैक्टरिस्टिक, मीन ट्रांसजीनिक प्लांट में हम इस तरह की खसूसियात को इंजेक्ट कर सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग हो, जो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो। अब देखें कोई भी हम जब ट्रांसजीनिक प्लांट बनाते हैं तो इसमें जो प्रोमोटर है वो बेसिकली वायरस यूज होता है। मीन हम वायरस को, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि वायरस एज अ वेक्टर और एज अ प्रोमोटर इस्तेमाल होता है। अब देखें हम यूँ कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें ये क्या है, टी प्लाज्मिड है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम शोइंग रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट। तो अब देखिए इसमें जब एक क्या है, प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है। अब उस प्लाज्मिड में हम जो फॉरेन जीन है उनको इंजेक्ट कर देंगे। ये देखें ये जीन है, ठीक है, और इसी तरह
हमारे पास ये जो क्या है, ये बेसिकली ये प्लाज्मिड है। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसमें हम ये जो फॉरेन जीन है, अब इस जीन के पास डिजायर कैरेक्टरिस्टिक है। इस जो जीन है इसको हम प्लाज्मिड में, टी प्लाज्मिड में इंजेक्ट कर देंगे। कैसे, हम इस साइड को बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से हम कट करेंगे और इसी जो प्लाज्मिड की साइट है, इस साइट पर हम ये जो फॉरेन जीन है इसको इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यही जीन हम इनको किसी भी कल्चर में ओवरऑल ये जो हमारे पास प्रॉपरली क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जो कल्चर है इसको हम ग्रो करेंगे। और इसी तरह अब ये देखें, ये जो किसी कल्चर में जो प्लांट ग्रो करेगा उसमें जो हमने फॉरेन जीन, जो हमने करेक्टरिस्टिक डिजायरेबल जीन जो हमने इंजेक्ट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड में, ठीक है, तो उसको हम एग्रोबैक्टीरियम में इंजेक्ट करके डिफरेंट कल्चर मीडिया देके तो हम ट्रांसजीनिक प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये वो प्लांट है, ट्रांसजीनिक प्लांट है, और इसमें हम अपनी मर्जी की खसूसियात को इंडिकेट कर सकते हैं। सो इसी तरह अब देखें कि जीन कंस्ट्रक्ट, जब हम किसी जीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। किसी भी प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम किसी जीन को इंजेक्ट करेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन जो है वो है एज आ जीन गन, ठीक है, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम। एक हम एग्रोबैक्टीरियम किसी भी जो हमारे पास हमारा फॉरेन जीन होगा, जो हमारे पास प्लाज्मिड होगा, वो एग्रोबैक्टीरियम में हम ग्रो करवा के, एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली एक बैक्टीरिया है, या दूसरा जो है जीन गन के हम डायरेक्टली जीन गन के जरिए इंजेक्ट कर सकते हैं जो फॉरेन जीन होगा किसमें, प्लांट में या व्हाटएवर कोई भी होस्ट है। लेकिन इनमें से जो बेस्ट बेसिकली सोल्यूशन है वो एग्रोबैक्टीरियम कल्चर मीडिया है। सो इसी तरह अब देखें कि जब हम ग्रो करेंगे, जब हम प्रॉपरली इनिशिएटिव देंगे तो इसमें अब ओवरऑल इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम सबसे पहले तो जीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक क्या है, ये इस तरह का एक जीन है, ठीक है। इस जगह पर हम प्रमोटर लगाएंगे। ये देखें, ये प्रमोटर है और ये बेसिकली क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। ये देखें, ये बेसिकली क्या है, प्रमोटर है। ये देखें, और ये क्या है, इसको ये इधर एज आ प्रमोटर जो वायरस यूज होता है, और इसके साथ साथ ये जो है ये बेसिकली क्या है, टर्मिनेटर है, ठीक है। अब जो प्रमोटर है ये क्या है, जो जीन की सीक्वेंस है, जो जीन की वर्किंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। और जब हम किसी भी सीक्वेंस को सिंथेसाइज कर लेते हैं जीन से, तो इस प्रोसेस को हमने ब्रेक डाउन करना है, रोकना है, तो हम उधर टर्मिनेटर लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब फर्स्ट वन जो है एक जीन गन है और जो सेकंड वन है वो एग्रोबैक्टीरियम है। सो इसमें क्या होगा कि जब हम किसी भी फॉरेन जीन को किसी बैक्टीरिया में ग्रो करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम में, तो तब कैलस फॉर्मेशन बनेगी। ये फर्दर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी तरह अब इसमें हम एक दूसरा हाइग्रोमाइसिन केमिकल है, ये सिलेक्टिंग एजेंट है फॉर फॉरेन जीन, ठीक है। तो ये बेसिकली हम हाइग्रोमाइसिन को इंजेक्ट करेंगे। देन इस तरह जो सेकंड वन है हम पीसीआर को यूज करेंगे। पीसीआर जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें बताता है कि जो फॉरेन जीन हमने इंजेक्ट किया था उसकी प्रेजेंस कितनी है। सो उसके बाद हम सॉथर्न ब्लॉटिंग मेथड यूज करेंगे। अब किस जो हमारे पास जो होस्ट है, जो प्लांट है, कितनी जो जीन कॉपी है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम सॉथर्न ब्लॉटिंग मेथड को यूज करते हैं। सो इसी तरह जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, इधर इससे हम जीन की एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। सो अब देखें, ये जो फर्स्ट वन है ये बेसिकली जीन गन है। अब ये देखें, किसी भी जो पैट्री डिश पे किसी लीफ को रखा गया और डायरेक्ट जीन गन के जरिए किसी जीन को इंजेक्ट कर दिया गया है। सो इसी तरह जो सेकंड वन है, ये देखें, ये बेसिकली क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम है, ये हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ये एक न्यू प्लांट अराइज हुआ। तो इसी तरह अब जो सेकंड वन है वो है कि किस तरह हम ये देखें, ये हमारे पास क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ये हमारे पास वेक्टर है। इधर भी हम इस एज आ वायरस को यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कि हम इस पाथवे को इस यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इधर इसी जो क्या है
डीएनए फ्रैगमेंट्स है, जो फॉरेन जीन है, हम इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास अब जो डीएनए होगा ये रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। सो इसी तरह ये देखें, ये जीन मैनिपुलेशन है, हमने डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वन है ये कैलस फॉर्मेशन है, ठीक है। अब जो कैलस फॉर्मेशन है, कैलस फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि हमें किसी पैट्री डिश में पता चलता है कि जो जीन की क्या है, किसी भी प्लांट में किस तरह ये जीन मैनिपुलेट हुए थे और इनका फर्दर एक्सप्रेशन कैसे होगा। सो उसके बाद क्या है, अब ये देखें, ये हाइग्रोमाइसिन इंजेक्ट है। हमने क्या किया, हमने किसी भी जीन को पहले एक एग्रोबैक्टीरियम सोल्यूशन है, ये देखें, ये फर्ज करो कि हमारे पास, हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था, कोई भी कल्चर मीडिया था, या इसे हम ये कहते हैं ये एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो प्रॉपरली ये हमने जीन इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जीन इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो सेकंड वन, इसको जब हम किसी भी कल्चर में ग्रो करवाएंगे तो ये कल्चर बेसिकली क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। अब इसी कैलस फॉर्मेशन में, इसी कल्चर में हम हाइग्रोमाइसिन को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें, जो हाइग्रोमाइसिन है ये बेसिकली सिलेक्टिंग एजेंट है फॉर फॉरेन जीन। अब किस, ये देखिए, ये अलहदा कैलस फॉर्मेशन है, ये अलहदा कैलस फॉर्मेशन है, ये अलहदा कैलस फॉर्मेशन है, और ये अलहदा कैलस फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डिफरेंट क्या है, स्पॉटेड हैं, ठीक है। अब देखें, अब हाइग्रोमाइसिन को, ये बेसिकली जो केमिकल है, इसको हम जो इंजेक्ट करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि सिलेक्टिंग एजेंट फॉर फॉरेन जीन, ठीक है, जो कि किस कैलस फॉर्मेशन में को हमने चूज करना है, और किस कैलस जो फ्रैगमेंट्स है, फर्ज करें कि ये हमने चूज करना है, तो इधर हम हाइग्रोमाइसिन क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो अब इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कंटिन्यू होगी, और इधर से क्या है, ये बेसिकली लीफ फॉर्मेशन होगी। ये देखें, अब इसे हमने सेलेक्ट किया तो इधर से भी फर्दर क्या है, ये इस तरह की लीफ फॉर्मेशन होगी। इधर से भी क्या है, अगर इसे हमने सेलेक्ट किया है तो ये भी क्या है, इधर से लीफ फॉर्मेशन होगी, ये देखें, ठीक है। तो बाकी ये जो जितने हैं, अब इसे ये खुद ब खुद डेड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और ये भी, बाकी जितने हैं ये डेड हो जाएंगे। मीन हाइग्रोमाइसिन को किसी भी फॉरेन, हम यूं कह सकते हैं, फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए जो हमने कैलस सेलेक्ट करना है, तो हम हाइग्रोमाइसिन की मदद से करेंगे। सो इसी तरह जो सेकंड वन है ये बेसिकली क्या है, पीसीआर। अब जो पीसीआर है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन जीन, मीन कि किस लेवल में, ठीक है, किस जो लीफ है, क्योंकि कैलस से फर्दर लीफ राइज होंगे, ठीक है। अब हम यूं कह सकते हैं कि इसमें कितने जीन हैं, इसमें कितने जीन हैं, इस लीफ में कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, और इसमें कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पीसीआर का काम है, ठीक है। जब हम पीसीआर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो जितने भी लीफ थे उसमें जो फॉरेन जीन है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस कितनी है। सो इसके बाद जो सेकंड वन है, देखें, ये बेसिकली क्या है, सॉथर्न ब्लॉटिंग है। सॉथर्न ब्लॉटिंग की मदद से हम जीन कॉपी नंबर देख सकते हैं। फर्ज करें कि जो देखें, पहला जो हमारे पास ये हम यूं कह सकते हैं कि सिलेक्टिंग एजेंट आ रहा है, इसमें 2 जीन हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये फर्दर ये जितने भी क्या हैं, जीन कॉपीज हैं। सो इसी तरह, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें जीन कॉपी नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। देन अगर तो एक ही जीन है, एक ही जीन की प्रेजेंस है, तो इट बीइंग बेस्ट फॉर ट्रांसजीनिक प्लांट। सो इस तरह हम प्रॉपरली क्या है, ट्रांसजीनिक प्लांट को बना देंगे। सो उसके बाद ये प्रॉपरली क्या है, जो सेकंड वन होगा, इसके बाद वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, ये हमें बताएगा कि कौन सा जीन वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। लीफ फॉर्मेशन हुई कैलस से, और कौन सा जीन जो है वो फंक्शनल है और कौन सा काम नहीं कर रहा। तो ये हमें बेसिकली क्या है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर बताएगा। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूं कि सबसे पहले हम जीन कंस्ट्रक्ट करेंगे,
उसके बाद हम किसी भी प्लाज्मेट में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो फॉरेन जीन होगा, ठीक है, जीन ऑफ डिज़ायर होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसे हम इंजेक्ट कर देंगे क्लीवेज करके। अब दो मेथड थे, एक जीन गन है और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम का मेथड है। अब जीन गन डायरेक्टली जीन को इंजेक्ट करना, और जो एग्रोबैक्टीरियम वाला है कि किसी भी कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो करके उसमें जीन इंजेक्ट करवाना, वो उन दोनों में, जीन में और बैक्टीरिया में कपलिंग होगी, ये देखें, ठीक है। और फिर इसी मेथड को, ठीक है, दोबारा इंजेक्ट कर देना कैलस फॉर्मेशन में। अब जब कैलस फॉर्मेशन होगी तो इसमें हम हैग्रोमाइसिन को इंजेक्ट कर देंगे। अब जो बेसिकली हैग्रोमाइसिन है ये सिलेक्टिव एजेंट है फॉर फॉरेन जीन। उसके बाद हम पीसीआर करेंगे। पीसीआर जो बेसिकली है ये हमें प्रेजेंस बताता है फॉरेन जीन की। उसके बाद सॉथर्न प्लॉटिंग करेंगे तो ये हमें जीन कॉपी नंबर बताता है, और उसके बाद हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे जो बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सा जीन फंक्शनल है और कौन सा नॉन फंक्शनल है। लेकिन इसके लिए जब भी हम जीन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें जो एज अ वेक्टर है, ठीक है, ये देखें, एज अ वेक्टर और एज अ प्रमोटर, ये इन दोनों में जो बेसिकली क्या होगा, वायरस यूज होगा। किसी भी ट्रांसजीनिक प्लांट में, किसी भी, हम यूं कह सकते हैं कि जब हम किसी ट्रांसजीनिक प्लांट को इंड्यूस करते हैं तो जीन कंस्ट्रक्ट में जो वायरस है ये एज अ वेक्टर भी इस्तेमाल होता है और एज अ प्रोमोटर भी इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम वायरसेस को यूज करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ट्रांसजीनिक प्लांट को इंड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसजीनिक प्लांट डिवेल्प कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हम वायरस को बायोटेक्नोलॉजी के जरिए एज अ वेक्टर यूज करके, एज अ प्रमोटर यूज करके, ठीक है, और हम जो डिफरेंट क्या है बेसिकली जो ट्रांसजीनिक प्लांट है हम इनको किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ रिकम्बिनेंट टी प्लाज्मिक। सो मीन अगर हम फर्स्ट वन देखें तो ये हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ओवरऑल एक प्लाज्मिड है और ये इसका क्या है, टी रीजन है, ठीक है। तो अब इस रीजन को हम क्लीवेज के जरिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए कट करेंगे, ठीक है, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन है, इसका नाम क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन, तो इस जगह पर हम इंसर्ट कर देंगे और ओवरऑल इस ये जो क्या है प्लाज्मिड है इसको हम एग्रोबैक्टीरियम में इंजेक्ट कर देंगे। सो अब इसके बाद क्या है, जब हमने इस प्लाज्मिड पर इसके टी रीजन पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन को इंजेक्ट कर दिया और एग्रोबैक्टीरियम में इंजेक्ट करने के बाद अलाउड टू इनकुलेट विद लीफ डिस्क ऑफ प्लांट फॉर 2 days। सो हम 2 दिन के लिए जो प्लांट की लीफ डिस्क होगी हम उसमें इसको इनकुलेट कर देंगे। ये देखें, मीन हम लीफ डिस्क मेथड के जरिए ये प्रॉपरली एक इस पे एक प्रॉपरली सेपरेट लेक्चर बन सकता है कि लीफ डिस्क मेथड प्लांट में क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ये जो हमारे पास क्या है एग्रोबैक्टीरियम है इसको हम लीफ डिस्क में इंड्यूस कर देंगे। सो इसके बाद क्या है कि हम यूं कह सकते हैं कि 2 to 4 वीक कैलस इंडक्शन प्रोड्यूस। अब क्या होगा, जब हम किसी एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट की लीफ डिस्क में इंसर्ट करेंगे तो हमें 2 से 4 वीक में कैलस फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, जो कैलस का कल्चर मीडियम होगा वो प्रोड्यूस होगा। सो इसी तरह अब क्या होगा, जब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो कैलस है, ठीक है, तो ये सफिशिएंट हमें ऑब्टेन हो गया है, तो हम इसी ये जो कैलस कल्चर होगा इसको हम रीजनरेशन मीडियम में क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसी जब हम देखेंगे कि जो कैलस फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑब्टेन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, कैलस कल्चर्ड इन रीजनरेशन मीडियम, तो हम इसी कैलस फॉर्मेशन को कल्चर करवाएंगे रीजनरेशन मीडियम में। अब उसके बाद क्या है, देन एट द एंड कंटेनिंग सिलेक्शन हर्बिसाइड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हर्बिसाइड हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे। देन आफ्टर दिस ट्रांसफर सेल आर रीजनरेटेड एंड डिवेल्प इनटू मैच्योर प्लांट। तो इसके बाद एट द एंड जब हमें कैलस फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाएगी, जब हम हर्बिसाइड को सेलेक्ट कर देंगे तो ये जितने भी ट्रांसफॉर्म सेल हैं जिनको हमने इंजेक्ट किया तो ये प्रॉपरली रीजनरेटेड हो जाएंगे और ये मैच्योर प्लांट में इंजेक्ट हो जाएंगे। अब देखें, ये जो हमारे पास मैच्योर प्लांट बनेगा,
ठीक है, इसके डीएनए को हम क्या करेंगे, पीसीआर के जरिए कंफर्म करेंगे कि आया कि ये जो ट्रांसजीनिक हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये देखें पीसीआर मेथड के जरिए हम इस प्लांट को क्या करेंगे, चेक करेंगे आया कि ये क्या है, इसमें जो हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन इंजेक्ट किया था, आया कि ये जो जीन है ये एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया, आया कि फंक्शनल है या नहीं है। तो मीन हम पीसीआर को और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर को यूज़ करके हम इसको देख सकते हैं कि आया कि हमारे पास जो अब इस मेथड के जरिए, इस मेथडोलॉजी में प्लांट है, ये ट्रांसजीनिक कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो ये बेसिकली प्रॉपरली एक मेथडोलॉजी है जिसमें हमने ट्रांसजीनिक प्लांट बनाया, लेकिन जो हमने जीन इंड्यूस किया उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वायरस को एज अ प्रमोटर और एज अ वेक्टर यूज़ किया। तो उसके बाद अब ये देखें, ये बेसिकली हमने ट्रांसजीनिक प्लांट जब हम बनाएंगे तो इसमें भी देखें कि जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक क्या है, वायरस है 35S प्रमोटर। मीन हम कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस 35S को एज अ प्रमोटर यूज़ करेंगे। ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम वायरस को एज अ प्रमोटर यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये बेसिकली एज अ प्रमोटर यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम हार्डनिंग इंड्यूसिबल जीन जो है वो इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास प्लाज्मिड है उसमें हम ये देखें प्रमोटर को क्या है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस 35S को यूज़ करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, इसी प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके, ठीक है, क्लीवेज फार्मेशन करके ये जो जीन है, ठीक है, ये देखें जो हार्डनिंग इंड्यूसिबल जीन है इसको हम इंजेक्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये प्रॉपरली हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मिड इंजेक्ट हो गया, इंड्यूस हो गया, तो जिसमें प्रमोटर है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस और इसमें क्या है, हार्डनिंग इंड्यूसिबल जीन है। तो इसको हम अब क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे एग्रोबैक्टीरियम में। ठीक है, अब एग्रोबैक्टीरियम में इंजेक्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू हायर प्लांट बाय लीफ डिस्क मेथड, और लीफ डिस्क मेथड के जरिए जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, इस एग्रोबैक्टीरियम को हम प्लांट में इंड्यूस करवा देंगे। ठीक है, अब देखें जब प्लांट में रीजनरेशन होगी तो हम ये देख सकते हैं आया कि जो हमने ट्रांसजीनिक प्लांट, क्योंकि जो हमने जीन यूज किया ये बेसिकली हार्डनिंग इंड्यूसिबल जीन है। ठीक है, जो क्या है, टॉलरेंस को इंड्यूस करता है, फ्रीजिंग टॉलरेंस को इंड्यूस कर सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी जीन को जब इंजेक्ट करेंगे लीफ डिस्क मेथड के जरिए, जब प्लांट में रीजनरेशन होगी तो हम पीसीआर करके देख सकते हैं आया कि हमारे पास जो ट्रांसजीनिक प्लांट है ये कन्फर्म हुआ है और इसमें आया कि जो हमने जीन इंजेक्ट किया है उसमें फ्रीजिंग टॉलरेंस जो करैक्टरिस्टिक हैं, जो डिज़ायर हैं, जो ट्रेड्स हैं वो हैं कि नहीं हैं। तो ये बेसिकली मेथडोलॉजी है ट्रांसजीनिक प्लांट को टॉलरेंस फ्रीजिंग प्लांट को इंजेक्ट करने की, कंफर्म करने की। तो इसमें, लेकिन इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वायरस को एज अ प्रमोटर, एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह अब देखिए जो लास्ट वन है इसके अबाउट ट्रांसजीनिक प्लांट के अबाउट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वायरस रेजिस्टेंस। तो अब हम वायरस रेजिस्टेंस में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन जो है, इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस आइसोलेटेड फ्रॉम वाटरमेलन मोज़ेक वायरस। अब देखें हमने क्या किया, जो वाटरमेलन मोज़ेक वायरस है उससे जो डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, हमने आइसोलेट किया और इंसर्ट कर दिया एंड अदर वायरसेस इनटू प्लांट सेल कल्चर। मीन हमने जितने भी वायरसेस हैं इसमें जो मेजर है ये वाटरमेलन मोज़ेक वायरस है, इससे हमने डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट किया और प्लांट में क्या कर दिया है, इस चीज़ को इंसर्ट कर दिया है। सो सेलेक्ट ट्रांसफर्ड प्लांट फ्रॉम अ सेल कल्चर। तो अब हमने जिस प्लांट में इस मोज़ेक वायरस को इंजेक्ट करना है, इसकी डीएनए सीक्वेंस को इंजेक्ट करना है, तो हम वो उस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे किसमें, सेल कल्चर मीडियम में। सो टेस्ट प्लांट एंड प्रोजनी फॉर रेजिस्टेंस इन ग्रीन हाउस एंड फील्ड। अब फील्ड में और ग्रीन हाउस में हम जितने भी प्लांट हैं उनको टेस्ट करेंगे, उनकी प्रोजनी को टेस्ट करेंगे फॉर आर रेजिस्टेंस, कि किस प्लांट में और किस इसकी प्रोजनी में फर्दर जो इसकी कॉपीज हैं किस जगह पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। तो इंटीग्रेट प्रोजनी इनटू पेटेंट प्रोसेस टू डेवलप न्यू सीडलेस वैरायटीज। सो इस तरह हम इनकी प्रोजनी को इंटीग्रेट करेंगे और हम क्या करेंगे, न्यू सीडलेस वैरायटीज इनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेथडोलॉजी है
कि हम वायरस को यूज करके हम किस तरह सीडलेस वैरायटीज बना सकते हैं। तो अब देखें इसमें वायरस इनटू जीन थेरेपी के हम वायरस को जीन थेरेपी में किस तरह यूज कर सकते हैं। अब देखें जो जीन थेरेपी बेसिकली एक मेथडोलॉजी है जिसमें हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके उसकी जगह गुड कॉपीज ऑफ जीन टैग कर देते हैं। सो अब हम देखें तो बेसिकली जो जीन थेरेपी है इसमें किसी भी जीन को इंसर्ट करने के लिए गुड कॉपीज ऑफ जीन को टैग करने के लिए जो वेक्टर यूज होगा वो बेसिकली क्या होगा, वायरस होगा विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडिफिकेशन ऑफ जीन थेरेपी में हम जीन को मॉडिफाइड कर सकते हैं एज अ जीन थेरेपी। वायरस यूज एज अ वेक्टर मीन जीन थेरेपी में जो वायरस है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, बायोटेक्नोलॉजी मेथड के जरिए ये एज अ वेक्टर यूज होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, किसी भी जीन को एज अ वेक्टर वायरस को यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक वायरस है अनकोलाइटिक वायरस, ये बेसिकली क्या है, ट्यूमर टारगेटिंग सेल्स एज अ टारगेट टू कैंसर। ये वो वायरस है जो बेसिकली कैंसर की ट्यूमर है उन पर टारगेट करवाया जाता है और इस वायरस के पास, एनकोलाइटिक वायरस के पास कैपेसिटी होती है कि ये कैंसर की ट्यूमर फॉर्मेशन को डैमेज कर देता है। सो अब देखें ये डिफरेंट क्या है, वायरसेस आपको नजर आ रहे हैं, एडिनो वायरस है, रेट्रो वायरस है, नेक्ड वायरसेस हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो क्या है वायरसेस हैं, इनको ये कितने परसेंट क्या है एज अ वेक्टर यूज होते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखें जो एडिनो वायरस है ये 18.6% यूज होता है एज अ वेक्टर, रेट्रो वायरस 17% यूज होता है। सो बहरहाल ये ओवरऑल क्या है एक टेबल है, आप इसको देख लीजिएगा, इट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब ये जितने भी टेबल है इसमें ये बताया गया कि कितने परसेंट कौन सा वायरस बायोटेक्नोलॉजी में जीन थेरेपी में एज अ वेक्टर यूज हो रहा है। तो इसी तरह अब ये देखें ये डिफरेंट वायरसेस हैं, ठीक है, और इसकी कुछ इसकी एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब देखें जो फर्स्ट वन है ये एडिनो वायरस है, डेफिनेटली इसके एडवांटेज ये है कि ये इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है, और ये जो डिवाइडिंग है और नॉन डिवाइडिंग सेल हैं, ठीक है, इन पर इजीली इफेक्ट हो सकता है। और जो एडिनो वायरस है लार्ज जेनेटिक कैपेसिटी, इसके पास 36 KB तक ये जेनेटिक कैपेसिटी को इंड्यूस कर सकता है। तो ये इसकी क्या है एडवांटेज हैं एडिनो वायरस की। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन करता है, ठीक है, ये प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। सो इसी तरह इम्यून रिस्पॉन्स विद इन वीवो डिलीवरी बिकॉज मोस्ट पीपल हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, तो ये क्या है इसकी प्रॉपरली डिलीवरी फॉर्मेशन नहीं होती। इसी तरह जो रेट्रो वायरस है डज इसकी एडवांटेज ये है कि डज इंटीग्रेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू होस्ट, डेफिनेटली ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होस्ट में इंडेक्ट कर सकता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है प्रॉपरली इन्फेक्ट कर सकता है डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल को। सो इस तरह इसकी डिसएडवांटेज ये है कि नो कंट्रोल वेयर इट इंटीग्रेट स्मॉल जेनेटिक कैपेसिटी, ठीक है, इसके पास प्रॉपरली कंट्रोल मैथडोलॉजी नहीं होती और इसके पास जो जेनेटिक कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज 7 to 10 KB। सो इसी तरह ये डिफरेंट वायरसेस हैं, इनको भी आप एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं और हर्प्स वायरसेस हैं, इनको भी आप इसी तरह पढ़ लीजिएगा, इनमें से कुछ की एडवांटेज होंगी और कुछ की डिसएडवांटेज होंगी। सो इसी तरह अब जो लास्ट वन है वायरसेस एज अ वैक्सीन के बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम वायरसेस को एज अ वैक्सीन कैसे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन देखें कि एडवर्ड जीनर यूज कॉप पॉक्स वायरसेस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, ठीक है, जो फर्स्ट वन वायरसेस को एज अ वैक्सीन यूज किया था वो बंदा एडवर्ड जीनर था, ठीक है, और किसके अगेंस्ट जो स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन है उसने क्या है कॉ पॉक्स को इस्तेमाल किया, तो जो आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, मेजल्स एंड चिकन पॉक्स, ये डिफरेंट क्या है डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन यूज होती है। इंट्रोड्यूस इनटू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, डेफिनेटली वैक्सीन को किसी भी इंडिविजुअल में इंड्यूस ही इंजेक्ट ही इसीलिए किया जाता है कि ये प्रॉपरली इम्यूनिटी को क्या करे प्रोड्यूस कर सके और इम्यूनिटी को इन्हांस कर सके। सो इसमें क्या है जो ये देखें बेसिकली वेक्टर वायरस है, ठीक है, और इसी तरह इसको किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके, ठीक है, वेक्टर विद इम्यून रिस्पॉन्स इंडक्शन जीन्स, तो इसमें
क्या है वेक्टर को इंड्यूस किया जाता है, और फिर इसी तरह जो क्या है जीन्स हैं इम्यूनिटी के क्या है डिजायर्ड मीन के वो जीन जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं उनको इंड्यूस करवाया जाता है। देन इसी तरह जो वैक्सीन है ये लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है, कमर्शियल स्टेट पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है, और फिर इसको किसी भी क्या है ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और फर्दर ये जो वैक्सीन है ये प्रॉपरली क्या है जो ऑर्गेनिज्म का जो क्या है फर्दर जो ह्यूमन का हम ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसे स्टिमुलेट करती है, उसे इन्हांस करती है। सो अगर हम वायरसेस से वैक्सीन बनाना चाहते हैं, वायरसेस को एज अ वैक्सीन यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें हमें कुछ बातें हैं कि उनका ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे कि फर्स्ट वन हमें पता है कि जो वायरसेस है इसको क्या है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर लाइन में रखा जाता है। डेफिनेटली हमें इस चीज़ का पता है, क्योंकि वायरसेस ना तो ऑर्गेनिज्म है और ना ही क्या है नॉन लिविंग है। और इसी तरह यही वजह है कि वायरसेस का कोई भी किंगडम नहीं है। एक तो ये बात डन हो गई। अब ये लिविंग नेचर किस तरह इंड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास जीनोमिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। नॉन लिविंग नेचर ये किस तरह इंड्यूस करता है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एट अ डिफरेंट फैक्टर इट बी अ चेंज इन टू क्रिस्टलाइन नेचर, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा क्रिस्टलाइन नेचर में चेंज हो जाता है, और जो क्रिस्टलाइन नेचर है ये नॉन लिविंग क्या है सब्सटेंस की है। और इसी तरह और यही वजह है क्योंकि ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर ये नॉन लिविंग है, ड्यू टू जीनोमिक मटेरियल ये लिविंग है, तो यही वजह इसको बॉर्डर लाइन में रखा जाता है। ये ना तो जानदार है ना बेजान है। सो अगर हम वायरसेस को एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन मेरी बातों पे आप लोग गौर कीजिएगा। फर्स्ट वन जो है, हम वायरसेस को लैब में वीवो सिस्टम के ज़रिए हम इसको लिविंग सिस्टम में इंड्यूस करेंगे, ठीक है, मीन हम इसको लिविंग नेचर में कन्वर्ट पर करेंगे, क्योंकि हम अब वायरसेस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ज़रिए क्या है एज अ वैक्सीन यूज़ करना जा रहे हैं। तो हमें क्या है वायरसेस को या जितना भी क्या है वायरस कल्चर है इसको हमें लिविंग करना पड़ेगा वीवो सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे इसी जो लिविंग नेचर है जो हमने वीवो सिस्टम के ज़रिए लैब में जो वायरस के कल्चर को हमने लिविंग किया, ठीक है, तो हम इसको किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी होस्ट में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इंजेक्ट करने के बाद जितनी भी जो क्या है बैक्टीरिया है या व्हाटएवर कोई भी होस्ट है, तो उसमें जितनी भी चेंजिंग्स आएंगी हम उनको मेजर करेंगे, ठीक है। अब मेजर करने के बाद हम देखेंगे कि किस जगह पे किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसी तरह अब इस एंटीजन को डिमोलिश करने के लिए, एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल अप्लाइड करेंगे, क्योंकि जो एंटीजन नेचर है ये वैक्सीन की कैपेबिलिटी को रिड्यूस कर देगी। और इसी तरह अगर हम देखें कि जब हमने किसी भी होस्ट में इस लिविंग नेचर को, जो वायरस की लिविंग नेचर है, अब हमने इसको अगर इंड्यूस किया है, तो कोई भी अगर एंटीजन आ गया तो हम केमिकल्स प्रोवाइड करके, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन कंडीशन प्रोवाइड करके हम उस एंटीजन को किल करेंगे, ठीक है। अब किल करने के बाद वही जो प्रॉपरली स्ट्रेन होगा, ठीक है, हम उसको होस्ट में जो जिसे हमने वैक्सीन प्रोवाइड करना होती है उसमें इंजेक्ट कर देंगे इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। सो इसी तरह अब वही जो प्रॉपरली जो स्ट्रेन होगा, वायरसेस का स्ट्रेन होगा, तो वो बॉडी में क्या करेगा, इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। तो ये प्रॉपरली क्या है एक मेथडोलॉजी है कि हम वायरसेस को किस तरह लिविंग नेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह उसमें चेंजेस मेजर कर सकते हैं, किस तरह एंटीजन को हम ख़त्म कर सकते हैं, और किस तरह हम किसी भी होस्ट में इसको इंजेक्ट करके इम्यूनिटी को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। सो इस तरह अब जो लास्ट वन है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, इसका इकोसिस्टम में इसकी क्या इन्फ्लक्चुएशंस हैं। सो देखिए, दे इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन एक्वाटिक माइक्रोबियल कम्युनिटीज। डेफिनेटली हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या है जो जितने भी हम यूँ कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं, ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है एक्वाटिक कम्युनिटीज़ में फॉर द डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे।
उसके बाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रिसाइकलिंग कार्बन इन मेराइन इकोसिस्टम। ये जो मैकेनिज्म है ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इसके ज़रिए जो कार्बन की रिसाइकलिंग है इन्वायरमेंट में उसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। देन इसी तरह द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिलीज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स। अब जो ही जो कार्बन की रिसाइकलिंग होगी मेराइन इकोसिस्टम में, तो जो क्या है प्रॉपरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये बैक्टीरियल सेल से क्या होंगे, रिलीज होंगे। सो इसी तरह बाय द वेरियस स्टिमुलेशन फ्रेश बैक्टीरियल एंड एल्गल ग्रोथ, और यही जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बैक्टीरियल सेल से रिलीज हुआ था, जो एल्गल ग्रोथ है, जो एल्जी की ग्रोथ है मराइन सिस्टम में, एक्वाटिक सिस्टम में, इसको ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। इसी तरह ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।